जय हिंद। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 वाली 25 वाली जो आपकी भर्ती है उसके लिए मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। देखिए ये 10 सवाल ऐसे ही नहीं है कि मैंने कोई भी सवाल उठाया और आपको बोल रहा हूं कि हम ये 10 सवाल कर रहे हैं। ये 10 सवाल वो हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप एसएससी जीडी का 2024 में अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे अगर उनको उठा के देखोगे तो ये 10 टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चंस 10 के 10 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो। और देखते हैं आज आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 में से 10 सवाल कर सकते हैं या 8-9 सवाल आप कर पाते हो। अगर आपने 8+ सवाल कर लिए इसका मतलब आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। जो आपका फौज की खाकी वर्दी पहनने का सपना है वो साकार जरूर होगा। लेकिन अगर आपका उससे कम स्कोर आता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिमोटिवेट होने की आवश्यकता है। फिर यह सोचना है कि अभी आपके पास समय बचा हुआ है और आपको और मेहनत करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आपको टेस्ट की तरह लेना है। ऐसे नहीं कि मैं करवा रहा हूं तो आप सीख रहे हो, वो तो अगर नहीं आता तो आप सीख लेना। लेकिन सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को टेस्ट की तरह लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि वो भाई आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, आपकी स्क्रीन पे देखिए कि एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यह बोला गया कि विद्यार्थी है उसके 6 विषयों में जो औसत अंक प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं, 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे ये अपने को बताना है। ठीक है, आप सोल्व करने की कोशिश करो और अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक लो। जो स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे हैं ना सर जी आप समझा रहे हो हम सोल्व कैसे करें, वीडियो को रोको सोल्व करो। आता है ठीक है, नहीं आता तो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और आता है तो भी सॉल्यूशन आपको देखना है कि कैसे आंसर निकलता है। देखो सबसे पहले बोला गया कि 6 विषय है। क्या बोला गया है कि आपके कितने विषय हैं, 6 विषय हैं और एक विषय में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उसको 75 औसत। तो 6 गुना 75 इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब है कि उसको 450 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, टोटल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं 450, क्योंकि 75 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 450। लेकिन एक बात बोली कि एक विषय में उसके 80 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि उसके 80 नंबर आए हैं। तो अगर 450 में से हम 80 माइनस कर लें, क्योंकि ये 6 विषयों का है, 6 सब्जेक्ट का है और इसमें से एक सब्जेक्ट का 80 माइनस कर ले तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट के बच जाएंगे, 5 सब्जेक्ट के बच जाएंगे। तो यहां पर 80 माइनस करेंगे, इधर से कितना आ गया 0, 15 में से 8 गया कितना 7 और इधर से कितना आ गया 3, यानी 370 अंक बचेंगे जो 5 विषयों के होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस भी स्टूडेंट ने किया है उसका बिल्कुल सही है। समझ में आया, आराम से समझ में आ गया और आंसर निकल गया तो काउंट कर लेना आपका एक सही है, गलत हुआ है तो काउंट कर लेना आपका एक गलत है। ओके, लास्ट के 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं और फिर कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, देखो समझ में आ गया ना, सिंपल ऐसे ही करना है। औसत का था, अच्छा क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। 6 विषयों के बारे में बताया गया था तो 6 विषयों के अंक निकाले, उसमें से एक विषय का माइनस कर दिया तो हमारे पास 5 विषयों के टोटल अंक बच जाएंगे। आपसे औसत भी पूछ सकता है 5 विषयों का, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास 5 विषयों का औसत अंक भी हमें प्राप्त हो जाता। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है
और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को करने में घबराते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 का आपको HCF बताना है। क्या होगा, क्या निकालना है HCF, तो बताओ क्या निकलेगा। देखो ठीक है, सबसे सिंपली जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 4 है और ऑप्शंस भी इसी तरीके से दिए गए हैं। इसका मतलब आंसर भी आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF निकालना हो तो इन दोनों में जो सबसे छोटी जिसकी पावर होगी वो आपको लिखना है। तो यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 4 है, छोटा कौन सा हो गया, 2 की पावर 3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना में। दूसरा क्या करना है, दूसरा देखो 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 6 है। अभी मैंने बताया कि छोटी पावर लेनी है तो 3 की पावर 5 ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जिसको आता था उसने आंसर कर दिया होगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, उसको हमने आसान बना दिया है कि HCF के लिए क्या करना है, बस इतना ही आपको देखना है, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात समझ लेना, ये 10 के 10 वो क्वेश्चंस हैं जो SSC GD में बार बार रिपीट हुए हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस को मिस करने की गलती आपको नहीं करनी है। पूरा वीडियो देखना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखना है और कमेंट भी करना है। कोई बात नहीं, कम नंबर आ रहे, कम क्वेश्चंस हुए हैं, आगे हम कर लेंगे, आगे हम सीख लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, अम्ल का अनुपात। क्या दिया गया है, अम्ल का अनुपात। किसके साथ दिया गया है, पानी के साथ दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है, 7:4 हमें बताया गया है। इतना हमने लिख लिया। आगे देखो, इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाए। 2 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, अम्ल नहीं, सिर्फ पानी मिला रहा है। तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अब कितना हो गया, 7:5 हो गया। क्या मिलाएगा, पानी। अम्ल सेम था, यहां पर देखो अम्ल की अनुपात भी सेम है, तो यहां पर इंक्रीज हो गया पानी का अनुपात। कितना इंक्रीज हुआ है, 1 अनुपात। किसकी वजह से, 2 लीटर की वजह से। तो इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो जब 1 अनुपात बराबर कितना है, 2 लीटर है, हमारा जो अम्ल है वो कितने अनुपात है, 7 अनुपात। तो कर दो, 2 गुना 7 यानी 14 लीटर आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये अनुपात का क्वेश्चन मान लो आप, मिश्रण का क्वेश्चन मान लो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सेम टाइप सेम पैटर्न का। ठीक है जी, ओके। और हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं, पेपर किए हैं पिछले दिनों में, उनमें भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित प्रतिशत का क्वेश्चन है ये, कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान कितना है। तो किसी संख्या का 27%, तो हमने लिखा कि मान लो कि यह संख्या x है, इसका 27% निकालेंगे, 27/100। अगर इसमें से इसी संख्या का हम 13% घटाएं तो कितना प्राप्त होता है, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 56 है। अधिक है, इसका मतलब क्या है, अंतर है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ऐसे लिख के भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x गुना 27/100 हो गया आपका, यही तो बोला है 27%, बराबर में किसके है, x गुना 13/100। लेकिन ये बराबर कब होगा, जब इसमें 56 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 56 अधिक है। इसको तीसरी तरीके से भी लिख सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं।
x गुना 27/100, और अगर इसमें से 56 अगर हम माइनस कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x गुना 13/100 के बराबर हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे सोल्व करो, इससे सोल्व करो, इससे सोल्व करो, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अभी नीचे वाले को ऊपर वाले से ही सोल्व कर लेते हैं। कर लो, यहां पे बिल्कुल सिंपल है। 27x यहां पर कितना आ गया? 27x आ गया, और इधर से कितना आ गया? 13x आ गया। यहां से इन दोनों का 100 एकम 100, एक कितना बचा? 27x, माइनस में इधर से भी एक आ गया, कितना आ गया? 13x, और बराबर में कितना है? 56 है। 100 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया गुना में, यहां से नीचे से हट जाएगा अपना 100। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 27x माइनस 14x, सॉरी 13x, कितना बच गया? 14x, और बराबर में 5600। x का मान निकालेंगे तो यहां पर ये इसके बटे में चला जाएगा 14, 14 चौके 56, 400। तो हमसे पूछा वो संख्या कितनी होगी? संख्या क्या मानी थी हमने? x का मान कितना आ गया अपना? 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी थी, जैसे बोला है वैसे आपको लिखना था। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आपके दिमाग में क्लिक करता है, आप उससे सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, तरीका भी सेम रहेगा। क्योंकि देखो इधर 56 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर इसको माइनस में 56 लिखते, उधर लेके जाते तो प्लस का हो जाता, इसमें प्लस के लिखते, इसको इधर लेके आते, ये संख्या माइनस की हो जाती, वो उधर ही रह जाता। इस तरीके से बचता, बाकी कुछ भी नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा था ये, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5वां क्वेश्चन है अपना, क्या है? एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना, वो हर शिफ्ट में आया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। जो इस टाइप का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा। एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 204 रुपए में बेची जाती है। ये यहां पर बेचने का मूल्य है कि कितने में बेची गई है? 204 रुपए में बेची जाती है छूट देने के बाद। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका मान x था तो इस पे 40% की छूट दी गई है, इसका मतलब उस वस्तु को उसके 60% में बेचा गया है। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इसको 40/100 लिख देंगे कि 40% में बेचा जा रहा है, फिर आगे नहीं। यहां पर आपको जो मूल्य दिया गया है वो क्या दिया गया है? देखो कि इतने में बेची गई है, तो यहां पर x का 60% में बेची जा रही है। फिर पहली छूट देते तो इतने में बेचते, लेकिन उन्होंने बोला एक छूट और दे दी, कितने की दे दी? 50% की। तो इसका मतलब क्या है कि 50% की छूट दी है, तो 100 में से 50 गया, 50% में बेची गई, तो इसके 50% में बेची जाती है। फिर कितना प्राप्त होता है? 204 रुपए प्राप्त होता है। अब काट दो आप आराम से, 50 दूनी 100, 2 से काटा 30 पे, 0 से 0 कैंसिल होगी। इधर कितना बच गया? 3x बटे 10 है, उधर लीन जाएंगे, और ये हो गया आपका गुना में ऐसे 10 हो गया। ठीक है, 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो काट देते हैं, यहां पर हट गया 3, x का मान निकालना है तो 3 से करेंगे, 3 छिकी 18 हो गया, 2 3 अंठे 24, 68 गुना 10 कितना हो जाएगा? 680 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना रुपए? 680 रुपए। आप डायरेक्ट यहां पर सब कुछ कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ चीजें आराम से कट जाएंगी। कैलकुलेशन आनी चाहिए, काटना आना चाहिए, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। गलती स्टूडेंट कहां पर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको यहां पर 40% नहीं लिखना, क्योंकि आपको ये नहीं निकालना कि छूट कितने की मिली है। ठीक है, आपको तो ये निकालना है कि इसको कितने में बेचा गया, फिर उसको कितने में बेचा गया, इस वजह से फिर लास्ट में यहां पर दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया, इतने में उस वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है,
ऐसे अपने को करना है। समझ में आ गया? और लिख देता हूं, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे तो सारे के सारे मैंने वही लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, लेकिन ये भी उनमें से भी यूनिक है, अलग है। चलो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि S1 अकेले एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब S1 कितने दिन में करता है? 16 दिन में। S2 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 80 दिन में पूरा करता है। और S3 है, वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर, सॉरी, S3 की सहायता से उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यहां पर बोला उसकी सहायता ले रहे S3 की, इसका मतलब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, S1 भी काम कर रहा है, प्लस में S2 भी काम कर रहा है, प्लस में S3 भी, इसकी सहायता से 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, S3 की सहायता से बोला है, इसका मतलब जो पहले 2 काम कर रहे थे वो तो करेंगे ही, साथ में S3 और आ जाएगा, और 6 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 240। इधर से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इधर से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 40 आ जाएगा, और इधर से करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई। फिर क्या बोला? S3 अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? जब तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 40 काम। उसमें से S1 और S2 दोनों मिलकर 18 काम करते हैं, तो 40 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना काम बच जाएगा? 22 काम। तो 22 काम अकेले कौन करेगा? S3। तो S3 की काम करने की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? 22 आ गई। लेकिन हमसे क्षमता नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि पूरे काम को कितने दिन में करेगा वो अकेला। पूरा काम कितना है? 240। अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 22। तो 11 दूनी 22, यहां से 120। 120 बटे 11 दिन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समझ में आ गया? और ये तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना था यहां पर लिखते समय S3 की सहायता से, S3 नहीं, S3 की सहायता से करते हैं, तो इसका मतलब S1 भी काम कर रहा है और S2 भी काम कर रहा है। ये चीज का ध्यान रखना, बाकी आराम से निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या बता दी गई है। कितने विद्यार्थी हैं? 560। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, यानी जो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो कितना है? 13:15 है। पता नहीं भाई कौन सी स्कूल है जहां पर लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम है। ठीक है, पर आज के टाइम पे तो होने लग गया है, स्कूलों में भी होने लग गया है, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या भी अब बढ़ रही है, जो लिंग अनुपात है वो काफी सुधर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है देश के लिए भी और वैसे भी। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, तो सबसे पहले देखो 13 और 15 अनुपात है, इसका मतलब कितना हुआ? यहां पर जोड़ो, टोटल अनुपात हो गया 28, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है अपने को? 560। तो 28 का मान अपने को 560 दिया गया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 28 दूनी 56 और एक 0 है तो लगा दो, 20 हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो एक अनुपात का मान 20 हो गया, तो इधर से देखो, इधर से कितना गया? 13 दूनी 26, 260 लड़के हैं, और यहां से करो तो 300 क्या है? लड़कियां हैं। अब क्या बोला गया है कि 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है, तो 40 लड़कों का दाखिला हो रहा है तो इसमें 40 जोड़ देंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 300। देखो बराबर कर दिया है लिंग अनुपात भी हमने। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात बताओ, तो कितना होगा? 300 से 300 कट जाएगा, 1 1, तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। 300 कम 300, 300 कम 300। तो लड़के और लड़कियां हैं, बराबर अनुपात में हैं। मैथ के क्वेश्चंस में भी SSCGD ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। ठीक है, कि लड़के और लड़कियां बराबर है आज के टाइम पे। ओके, समझ में आ गया? ऐसे करना है, सिंपल, आराम से कर लोगे। चलो, ये रिपीट, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है आपका कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आज के टाइम पे एसएससी ने हमने ये सिखाया है कि भाई सिंपल रटे हुए क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगी, नहीं पूछूंगी एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें आपका थोड़ा दिमाग यूज हो। ठीक है, कैलकुलेशन करने में तो दिमाग यूज करते ही हो, लेकिन आपको क्वेश्चन सोचने में भी दिमाग लगाना पड़े, ताकि जो रटने वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सच में डिजर्व करते हैं फौज की वर्दी, उनको ही मिलना चाहिए। तो उनके लिए क्वेश्चन है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होता है, यहां पर दिया गया है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, देखो या तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगी। लेकिन यहां पर लाभ प्रतिशत बोला है, इसका मतलब लाभ ही हो रहा है। तो वो कितने का है, दोनों के बीच का अंतर होता है, वो लाभ या हानि होगी। हानि तो हो नहीं सकती क्योंकि इन्होंने लाभ बोला है, तो वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना बताया गया है कि 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10% का मान कितना हो जाएगा, 120 रुपए। 1% का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपका 12 रुपए हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले 1% का मान अपने पास 12 है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होगा। तो 1% का मान जब 12 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछता है तो ये आंसर हो जाता, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है वो भी जोड़ दो। क्रय मूल्य में जब लाभ को जोड़ देंगे विक्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1320 रुपए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये देखो स्टूडेंट जल्दबाजी में 1200 आंसर करेंगे, गलत हो जाएगा, और स्टार्टिंग में 1200 दिया भी गया है, क्रय मूल्य निकलता है। वो क्रय मूल्य नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य। बताओ किस किस ने इस क्वेश्चन को गलत किया जल्दबाजी के चक्कर में, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, जरूर बताना। अब ये मत बोलना सर जी मुझे आता था, आता है ठीक है, लेकिन पेपर में भी ऐसे ही होता है, छोटी छोटी गलतियां, तो इसको गलती में काउंट करना है। अगर आपने गलती की है तो, नहीं की तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया कैसे किया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया था, या तो लाभ हो सकता था या हानि। लाभ हमें दिया गया है, ठीक है 10%, तो 10% का मान 120, 1% का मान 12, 100% का मान 1200, तो वो क्या निकला, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 1320 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समकोण त्रिभुज की भुजा की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। यही तो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखो एक बात समझाता हूं पहले, कि ऐसा क्वेश्चन सेम सब बार रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर क्यों लिया, क्योंकि कभी बेलन से आएगा, कभी गोले से आता है, कभी किसी से आता है, कभी किसी से आता है। लेकिन मेंसुरेशन का इस टाइप का जो सबसे सिंपल है, एक फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो, अब स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करेंगे कि भुजा का मान दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, डायरेक्ट लिख दो। नहीं, ध्यान से पढ़ोगे। मैंने क्या बोला, एसएससी अभी एक बात बोलने लग गई है कि क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सबसे लंबी भुजा बोली है। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, जैसे मैं यहां पर अगर त्रिभुज बनाना चाहूं, ठीक है, अपनी समकोण त्रिभुज है, अभी बनाते हैं, ये ले, ठीक है, ये अपनी समकोण त्रिभुज है, बन जाओ भाई। अच्छा, इसका कलर भी चूज करना पड़ेगा। ओके, देखो ये अपनी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये वाली दिख रही है आप सभी को, ठीक है। तो इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी हो गई, सबसे लंबी भुजा ये होती है, और इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। लेकिन हमारे जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ये है
ऊंचाई ये है। ऊंचाई तो हमें दी गई है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस में करेंगे ऊंचाई कितनी दी गई है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल दो और साथ में रूट। तो यहां से कितना हो गया 289 माइनस में 225 कितना आ गया 64 आ जाएगा। ये रूट में 64 का कितना होता है 8 हो जाएगा। तो यहां से अपना क्या निकल के आ गया आधार 8 निकल के आ गया। अब आराम से कर लो 1/2 8 गुना ऊंचाई कितनी थी 15, 2 से काटा 4 पे और 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और ये कैसे हुआ ये समझ में आ गया, मैंने आपको त्रिभुज से बता दिया। देखो कर्ण स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है आपका। लेकिन इनमें से कुछ भी निकालना होगा, जैसे आपको को क्या निकालना था आधार निकालना था, तो आधार निकालेंगे ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में लंब का स्क्वायर। यही तो किया, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। आप पूछोगे सर जी ये रूट कहां से आ गया, क्योंकि हमें रूट का मान नहीं निकालना, मतलब स्क्वायर का मान नहीं निकालना, हमें सिर्फ अकेले का मान निकालना है। तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा जैसे इसमें बना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी जानते होंगे, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। ठीक है, पहले इसको करेंगे फिर बात करेंगे आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्या बोला गया है टीयूवी का औसत भार है कितना है 42 किलोग्राम है। तो टीयूवी 3 हो गए और इनका औसत भार 42 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद टी और यू का औसत भार कितना है 2 है और उनका है कितना है 40 है। फिर यू और वी का औसत भार कितना है, इसमें यू है और वी है, तो यू और वी है, हम इसका 2 हो गए और इनका औसत भार कितना दिया गया 36 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि यू का भार क्या होगा। देखो सबसे पहले तीनों का औसत दिया गया भार, ठीक है, फिर इसमें दिया गया टी और यू का और इसमें यू और वी का। तो इसका मतलब इसमें भी यू आया है, इसमें भी यू आया है। ठीक है, तो हम क्या करें पहले तो तीनों का निकाल लें कि टोटल कितना है। तो इधर से हो गया 6 और 12 126, इधर से करो कितना हो गया 80 हो गया और इधर से करेंगे 72 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़े और इसमें माइनस कर दें, देखो कैसे, क्योंकि यहां पर 4 लोगों का है। ठीक है, 4 लोगों को में से 3 का माइनस कर देंगे, 1 का बच जाएगा। अब सर जी वो बचेगा कैसे, किसका बचेगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि u 2 बार आया है तो u का बचेगा। बस जोड़ दो, कितना हो गया यहां से 152, 152 में से 126 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहां पर आपके 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये 10 वो सवाल थे जो आपके एसएससी जीडी 2024 में हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको इनको अच्छे से कर लोगे और पेपर उठा के देखोगे तो आराम से 10 क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप सभी जानते हो कि हर बार हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा और ये टेस्ट छोटा टेस्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट नया आया है एसएससी जीडी के लिए मैथ सीखना चाहता है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।